नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पाराशर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। बस इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आपने भी ठान लिया है कि सरल भूगोल चैनल पर अब हम सरल तरीके से हमें ज्योग्राफी सीखनी ही पड़ेगी। चाहे कोई सी किसी भी स्टेट की कैसी भी एग्जाम क्यों ना हो, हम उस एग्जाम में ज्योग्राफी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। बस ये हमारा वादा है और हमारा ये दावा भी रहने वाला है। ठीक है, तो मेरे साथियों, मैं ये पूरी उम्मीद करता हूं, पूरे मैं आपको ये तनो मन से ये पूरा विश्वास दिलाता हूं कि पिछली क्लासें यदि आपने देखी हैं, यदि पिछली क्लासों को आपने ढंग से देखा है, तो आपको इतना तो एहसास हो चुका होगा कि हमारे कंटेंट में कितना दम है। हमारी जो भी आपने यदि मेरा एक भी टॉपिक ढंग से देख लिया है, तो पूरी मैं आपको यह गारंटी देता हूं कि आप अगले टॉपिक को बिना पढ़े आप मेरे चैनल से बाहर जा ही नहीं सकते। इसलिए मैं सभी उन नए साथियों का स्वागत करता हूं, उन सभी से आग्रह करता हूं कि यदि मेरे YouTube चैनल पर यदि जाकर के उन्होंने जो पहले के टॉपिक हैं उनका ध्यान से अध्ययन नहीं किया है, तो आप पिछले जो टॉपिक्स हैं वो जाकर के आसानी से पढ़ें और उनके नोट्स जरूर ही बनाएं। मैं आपको इतना कंटेंट देने वाला हूं कि किसी भी कोचिंग संस्थान में इतनी आसान तरीके से और इतने डिटेल से आपको कहीं पर नहीं समझाया जाएगा। ये मेरी गारंटी आपसे है। और मैं आपसे ये वादा भी करने वाला हूं कि अभी तक जितने भी ज्योग्राफी के पिछले 5 से 7 साल में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो एग्जाम कैसी भी क्यों ना हो, वो सारे क्वेश्चंस आपके यहां से होने वाले हैं। तो आपको तो ये चिंता बिल्कुल ही छोड़ देनी है कि ये जो ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं, गुरुजी किस कौन सी एग्जाम के लिए चल रही है। आपको याद रखना है कि कैसी भी एग्जाम क्यों ना हो, मैं आपको ये गारंटी देता हूं, यदि यहां से आपने ज्योग्राफी समझी है, और ये ज्योग्राफी बिल्कुल हम जीरो लेवल से चल रहे हैं, मैं बिल्कुल ये मान के चल रहा हूं कि जो भी विद्यार्थी मेरे को देख रहा है उसके पास बिल्कुल ही ज्योग्राफी को लेकर के जीरो अनुभव है, पूर्व अनुभव उसका बिल्कुल शून्य है। ठीक है, तो आप ये चिंता नहीं करें कि आज से पहले हमारा ज्योग्राफी का बैकग्राउंड नहीं रहा है तो हम क्या करें। बिल्कुल साइंस, मैथ या कैसी भी जिनका बैकग्राउंड रहा है वो विद्यार्थी मुझे बिल्कुल ध्यान से सुने और उनको यह पूरा विश्वास हुआ होगा, एक भी टॉपिक यदि ऐसा है मैंने जिसमें मैंने आपको बिल्कुल जीरो लेवल से नहीं समझाया हो, ऐसा होगा ही नहीं। इसलिए जब भी मैं नोट्स बनाने की आपसे कहता हूं तो यही मैं आपसे ये विश्वास दिलाता हूं कि आपकी कॉपी में एक एक शब्द वही जाएगा जो आपने यहां पर समझा होगा। ठीक है, तो आपने पिछली क्लास में हिमालय को बहुत विस्तार से पढ़ा है, और यदि आपने हिमालय को ध्यान से यदि पढ़ लिया है तो आपको, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको बहुत मजा आया होगा। आप ये लालायते होंगे कि नेक्स्ट टॉपिक कब हमारा शुरू होने वाला है। तो ये श्रृंखला है, लगातार रोज 8 बजे आपको सारे दोस्तों को शेयर कर देनी है कि रोज 8 बजे ज्योग्राफी की एक अच्छी से अच्छी हम क्लास लेकर के आने वाले हैं। और मैं लगातार इसमें मेहनत कर रहा हूं, और भी आपके जो सुझाव होने वाले हैं आप मुझे कमेंट करके बताएं, उन सारे सुझावों पर मैं काम करने वाला हूं। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने हिमालय को बहुत डिटेल से अध्ययन किया है, और आप हिमालय को पढ़ने के बाद उसके आज तक किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं तो वो देखिए। लोग हिमालय के नाम पर क्या क्या पढ़ाए जाते हैं, मुझे तो सोच के ही आश्चर्य होता है। क्या पढ़ाए जाते हैं कि हिमालय की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, दूसरे नंबर की चोटी कौन सी है, तीसरे नंबर की चोटी कौन सी है, ये लिखा करके और हिमालय की 10-15 बातें लिखा करके हिमालय कंप्लीट कर देते हैं। आप सोचिए, हिमालय है, हमने इतने विस्तार से पढ़ा है कि चोटियों वाले क्वेश्चन आजकल आते ही नहीं है। हकीकत तो यही है कि आजकल आप ट्रेंड देखेंगे तो ट्रेंड जो मैंने बताया है उसी हिसाब का चल रहा है। आपको फैक्ट आजकल पूछे ही नहीं जाते हैं कि माउंट एवरेस्ट की चोटी बताइए। ठीक है, आप बता दीजिए मकालू की चोटी क्या है, धौलागिरी की चोटी क्या है, बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं। पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, माउंट टेम्पू। आप मुझे बताइए, मैंने आपको पूर्वांचल हिमालय पढ़ाया है, माउंट टेम्पू किसकी सर्वोच्च चोटी है, कौन सी पहाड़ियां हैं पूर्वोत्तर राज्यों में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन या कथन के आ जाएंगे, कथन पूछ लिया जाएगा निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो वो कथन जब ही होने वाले हैं आपने जब एक एक चीज मेरी हर क्लास की ध्यान से पढ़ी है और समझी है। बिना समझाए मैंने आपको कुछ लिखाया नहीं है, ये मेरी पूरी गारंटी है, पूरा विश्वास आगे तक ये रहने वाला है कि ज्योग्राफी का एक एक टॉपिक, हर वो टॉपिक
जो आपको जटिल लगता है उसको सरल करना मेरा काम है, चाहे उसके बाद उसके लिए मुझे कितनी ही मेहनत क्यों ना पड़े। ठीक है, जितनी मेहनत मुझे करनी होगी मैं करूंगा। बस आपसे मैं एक ही उम्मीद करता हूं कि आप अपने दोस्त, जो भी पढ़ने वाले दोस्त हैं, मैं ये नहीं कहता फालतू लोगों के लाइक सब्सक्राइब कराऊं, ये कहने की मेरी आदत नहीं है। मैं आपसे सिर्फ ये कहता हूं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आपके दोस्त हैं, साथी हैं, बहन है, भाई है, जो भी आपके ऐसा लग रहा है कि नहीं वास्तव में पढ़ने की आवश्यकता है, केवल और केवल उन्हीं लोगों के पास इसे क्या करें, इस लिंक को शेयर करें, ताकि उनको भी पता लगे कि ज्योग्राफी को आखिर पढ़ा कैसे जाता है। ठीक है, तो ज्योग्राफी को पढ़ने का ये एक नया तरीका है जो हम लेकर के आए हैं। अभी तो आप देखेंगे, आज मैं प्रायद्वीपीय भारत चालू करने वाला हूं। आज तक आपने क्या पढ़ा है, आज तक आपने क्या पढ़ा है और हम क्या पढ़ने वाले हैं, रात दिन का अंतर होने वाला है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं फिर से बताने वाला हूं, पूरी ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट होने के बाद मैं 20 से 25 चित्र जो हर क्लास में मैंने आपको बनाए हैं, उन सबको एक साथ लेके आने वाला हूं। थ्योरी का एक शब्द आपको लिखना नहीं है, केवल 50 से 60 मैप में पूरी इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है। केवल और केवल मैप में शब्द के नाम पर कुछ भी नहीं लिखना है, और वो मैप कहीं और से नहीं, आपकी इन्हीं क्लासेस से मैं उठाऊंगा और कहूंगा याद कीजिए, मैंने फर्स्ट डे आपसे कहा था कि केवल केवल ज्योग्राफी में मैप भरते जाइए, ज्योग्राफी आपकी होगी और आप ज्योग्राफी के होंगे। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत को आज तक आपने ऐसा पढ़ा ही नहीं होगा, मेरी पूरी गारंटी है। आपने प्रायद्वीपीय भारत के नाम पर केवल थ्योरी पढ़ी है कि प्रायद्वीपीय भारत में ये चीज है, ये चीज है, सतपुड़ा ये है। आखिर इनका निर्माण हुआ कैसे, उनके पीछे की जो उत्पत्ति है वो तो आपने सीखी ही नहीं है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं, मैं केवल बताने वाला हूं, चित्र भी बनाने वाला हूं। आप केवल चित्र पढ़ेंगे, उसमें जो चीजें लिखेंगी वो आपको दिखेंगी, वही उसके फैक्ट हैं, इसके अलावा कोई चीज है ही नहीं। ठीक, तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। बस उम्मीद यह है कि क्लास को आप लाइक करें, जो भी पढ़ने वाले दोस्त हैं उनको तुरंत शेयर करें, ताकि वो भी इस श्रृंखला में पीछे नहीं रहे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। थोड़ा सा इसका टीचिंग बैकग्राउंड, ठीक है, इस बोर्ड का जो बैकग्राउंड है मैं चेंज कर लेता हूं, ताकि आपको हर चीज यहां से साफ नजर आए। ठीक है, ब्लैक कलर इसलिए मैं लेता हूं ताकि सारे जो भी कलर हैं वो यहां पर आसानी से दिख जाए। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार की मैं बात करता हूं। प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार की यदि बात की जाए, ठीक है भैया, प्रायद्वीपीय भारत की बात की जाए, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूं, एक सेकंड दीजिए। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं, सबसे पहले आप ये समझिए हमने क्या पढ़ा था। हम पढ़ रहे हैं भारत का भौतिक विभाजन, और भारत के भौतिक विभाजन की इस श्रृंखला में सबसे पहले तो हमने पढ़ा था हिमालय। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हिमालय पढ़ा था। हिमालय का हमने वर्गीकरण देख लिया था, हिमालय हमारा कंप्लीट हो चुका था पिछली क्लास में। तो दूसरे नंबर पर मैंने लिखा था प्रायद्वीपीय भारत। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रायद्वीपीय भारत। क्या क्या पढ़ने वाले हैं आपको 2 मिनट में मैं आपको बताने वाला हूं। बिल्कुल पेन कॉपी लीजिए, दोनों कानों में आप क्या करें, ब्लूटूथ ईयरफोन जो भी आपके पास है उनको आप दोनों कानों में लगा के बिल्कुल एकाग्रचित होकर सुनेंगे, तो एक एक चीज आपके दिमाग में घुसने वाली है। आप ध्यान से सुनेंगे। प्रायद्वीपीय भारत, मेरा मानना यह है कि हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत ही इस भारत के भौतिक विभाजन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जितने भी एग्जाम्स हुए हैं अभी तक किसी भी स्टेट में, वहां देखेंगे तो 70 से 80% जो क्वेश्चंस आए हैं वो या तो हिमालय से पूछे गए हैं या पूछे गए हैं प्रायद्वीपीय भारत से। तो इसका मतलब प्रायद्वीपीय भारत उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हिमालय। तो ठीक है, इसकी बात है कौन कौन सी पढ़ने वाले हैं जरा वो सुनिए। सबसे पहले मैं आपको यह पढ़ाने वाला हूं कि जो ये प्रायद्वीपीय भारत है, इस प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्रफल कितना क्षेत्रफल है, भारत का जितना भी टोटल क्षेत्रफल है उसका लगभग लगभग आधा कर दीजिए। आप कितना है मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको पूर्व ज्ञान तो देखो। तो लगभग लगभग भारत का जितना भी क्षेत्रफल है उसके आधे में तो अकेला ये प्रायद्वीपीय भारत बैठा है। आप समझिए, जितना भारत की भूमि है उसके आधी भूमि पर तो प्रायद्वीपीय भारत स्थित है। कथन कारण में सीधा क्वेश्चन बनता है, कैसे कि प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग आधा है। आप मुझे बताइए, लगभग आधा है
लगभग आधा हो गया, लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, इसलिए किलोमीटर स्क्वायर हो गया। तो प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्रफल कितना हुआ? 16 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, अभी मैप बनाऊंगा, एक एक चीज क्लियर होने वाली है, लेकिन आप समझिए, जब मैं अब बोल रहा हूं बिना मैप से पहले तो आप बिल्कुल नहीं समझेंगे, और आपका पढ़ने का तरीका इससे पहले यही था। जैसे मैंने बोल दिया है कि प्रायद्वीपीय भारत, कथन कारण सुनिए, मैंने लगभग पिछले 2 साल के जब भी कितने क्वेश्चन देखे हैं उनमें ट्रेंड क्या रहा है वो सुनिए आप। कथन कारण में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए कि मुझे ये कथन कारण बिल्कुल स्पष्ट है या नहीं। ठीक है, मैं कथन और कारण बोल रहा हूं, बिल्कुल एग्जाम में पूछे गए हैं वही बोल रहा हूं। ठीक है, अभी आपको याद है या नहीं, आप खुद से ये सवाल करेंगे। पहला क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं कि प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पश्चिम में, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला स्थित है। बताइए मुझे, सत्य है या असत्य है? सत्य है भैया, क्योंकि आपने समझा नहीं है। कथन कारण केवल कॉपी में ऐसे मैंने बोला है, इस तरह हिंदी की कोई या तो किसी सर ने लिखा दिया होगा, या आपने कोई बुकलेट पढ़ी है और वो पढ़ा हुआ है, समझा नहीं है, तो आपको बिल्कुल आप इसमें कंफ्यूजन है। आप मुझे बताइए, मैंने बोल दिया है कि प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में गंगा के मैदान स्थित हैं। बताइए सत्य है क्या नहीं? मैंने आपसे पूछ लिया है कि प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण पश्चिम में पूर्वी तट स्थित है, सॉरी पश्चिम तट स्थित है। बताइए मुझे, सत्य है या असत्य है? ठीक, मैंने पूछ लिया है कि प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण पूर्व में पूर्वी तट स्थित है। आप मुझे बताइए सत्य है या असत्य है? ये कब याद होने वाला है? ये रटने की चीज थोड़ी है, ये तो मात्र एक चित्र बनाने वाला हूं, उससे 1 मिनट के अंदर आपके बिल्कुल दिमाग में चित्र बैठ जाएगा, कैसा भी क्वेश्चन पूछ लीजिए। इसलिए मैं कहता हूं कि ज्योग्राफी को हमेशा चित्रात्मक पढ़ना चाहिए। आपको लोभ नहीं करना है, आपको 25 से 30 मैप ले आने हैं, बिल्कुल छोटे, 1 रुपए का एक पेज आता है, 25-30 ले आए और हर टॉपिक के 5 से 7 बार आप भरें। जो मैं यहाँ मैप बनाता हूं उसको बार बार भरेंगे, सारी चीजें आपकी क्लियर होने वाली है। आप मुझे बताइए, कथन कारण में मैं अभी पढ़ाने वाला हूं, एक एक चीज समझाने वाला हूं। कि मेघालय का पठार है, यह प्रायद्वीपीय भारत में मालदा गैप के द्वारा पृथक होता है। बताइए सत्य है या असत्य है? नहीं आई आपके समझ में? गुरुजी कैसे पृथक होता है? हमने तो सुना है कथन, आप मुझे बताइए कैसे पृथक होता है, कहां से पृथक होता है? आप मुझे बताइए। चलो ठीक है, ये कथन कारण में आपने फिर भी रट लिए होंगे, लेकिन मैं आपसे, कोई भी बच्चा आपसे 10वीं 12वीं का बच्चा यदि आपसे आके पूछ लेता है, क्योंकि आप उनके सीनियर हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, वो पूछ लेते हैं कि हमारे समझ में नहीं आया है भैया, आप हमें बताइए कि प्रायद्वीपीय जो भारत है, इस प्रायद्वीपीय भारत में आप कहते हैं कहीं तो विंध्याचल पर्वत है, आप कहते हैं सतपुड़ा पर्वत है, फिर आप कह देंगे कि इनके बीच से नर्मदा नदी जा रही है, इनके बीच से ताप्ती नदी जा रही है, आप कहेंगे दक्कन का पठार भी इसमें पड़ने वाले हैं, कर्नाटक का पठार इसमें पड़ने वाले हैं, हम इसमें तेलंगाना का पठार भी पड़ने वाले हैं, दंड का रण्य का पठार हम इसमें पढ़ने वाले हैं, मालवा पठार हम इसमें पढ़ने वाले हैं। आप हमें यह बताइए भैया कि इसमें पठारों का निर्माण आखिर कैसे हो गया? आखिर इन पठारों के बीच में नदियां क्यों जा रही हैं? ये नदियां इधर ही क्यों जा रही हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ? ये नदियां इधर क्यों नहीं मुड़ गई? यदि आपसे हल्का सा भी किसी भी बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछ लिया, और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, तो आपकी हवा वहां से निकलने वाली है। क्यों? क्योंकि आपने आज तक ज्योग्राफी पढ़ी है, वो समझी नहीं है, केवल एग्जाम के तौर पर पढ़ी है। और मेरा मानना यह है कि जब तक आप बेसिक चीजों को नहीं पकड़ेंगे, आज के इस कंपटीशन के दौर में ज्योग्राफी के क्वेश्चन तो आप नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल गारंटी है। जो फैक्ट पूछा जाएगा कि फलानी चीज कहां है, ये चीज कहां है, उनको तो हर बच्चा करेगा, लेकिन इनको वही जो करने वाला है जिसने आसानी से समझा है। और कोई ये पत्थर, पहाड़ के पत्थर थोड़ी है, आसानी से आप यदि यहां समझेंगे, क्लास में छोटी छोटी क्लासेज में लेता हूं, घंटे 2 घंटे की तो ले नहीं रहा कि लगभग आपकी 2 घंटे की लगातार क्लास चल रही है, 1 घंटे के अंदर ही मैं क्लासेज समेटने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे क्लासेज लंबी है। तो आपको यहां आसानी से समझना है कि कहां पर पठार बना है, ये इनके बीच से नदियां क्यों गुजर रही हैं। समझ में आई आपको? तो अब आप समझते हैं प्रायद्वीपीय भारत। हम शुरुआत करते हैं। पहले नंबर पर हमने हिमालय पढ़ा था, आप नोट्स बना रहे होंगे तो आपको एक एक चीज आपको समझ में आने वाली है, आप वहां से जाके समझेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पर मैंने आपको लिख दिया था, क्या लिख दिया था भैया,
पहले नंबर पर मैंने आपको लिखाया था हिमालय, जो हिमालय मैंने बहुत ही विस्तार से आपको पढ़ा दिया था। आज मैं दूसरे नंबर पर शुरुआत करता हूं प्रायद्वीपीय भारत की, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार भी इसे कह सकते हैं, प्रायद्वीपीय भारत भी कह दीजिए या प्रायद्वीपीय पठार कह देंगे। क्यों कह देंगे प्रायद्वीपीय पठार? क्योंकि इस प्रायद्वीपीय वाले भाग में भैया सबसे ज्यादा क्या है, हमारे सबसे ज्यादा पठार है। कौन कौन से पठार है अभी मैं आपको बताने वाला हूं। कौन कौन से पठार है? विंध्याचल का पठार है, सतपुड़ा का पठार है, कर्नाटक का पठार है, तेलंगाना का पठार है, दक्कन का पठार है, इसके अलावा मेघालय का पठार है, इसके अलावा हम देखेंगे कौन सा, दंडकारण्य का क्षेत्र भी है, मालवा का पठार भी है, बुंदेलखंड का पठार है, बघेलखंड का पठार है। इसका मतलब प्रायद्वीपीय भारत में पठारों की संख्या बहुत ज्यादा है, इस कारण इसे प्रायद्वीपीय भारत के साथ साथ प्रायद्वीपीय पठार भी बोल देते हैं, तो वो गलत नहीं है। ठीक है, एक एक चीज आपको समझाऊंगा, बस धैर्य रखिए। आप ये मत सोचिए कि हम जल्दी से पढ़ के और बहुत ही जल्दी ज्ञान प्राप्त कर लें। जल्दबाजी में कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। कोई चीज आपको समझ में नहीं आने वाली है, यदि रटनी है तो आप क्लासेस छोड़ के कोई एक बुक पकड़ लीजिए और उसको रट डालिए, कुछ नहीं होने वाला है उससे। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत की यदि मैं बात करता हूं, सबसे पहले मैं प्रायद्वीपीय भारत में चलो आपको समझा ही देता हूं। प्रायद्वीपीय भारत, मैं मैप ले लेता हूं। ठीक है, मैं इंडियन ज्योग्राफी का एक मैप लेता हूं ताकि आपको सारी चीजें हैं वो आसानी से समझाई जा सके। ठीक है, तो मैप मैंने ये ले लिया है भैया, ओपन कर लिया है। इधर देखिए, अब आप मैप में देखते जाएंगे, इधर देखेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूं मेरे अकॉर्डिंग में, ताकि आपको इसे समझने में आसानी रहे। ठीक है, और इसको उस हिसाब से मैं तैयार करता हूं ताकि आपको प्रायद्वीपीय भारत बड़ा दिखे, ऊपर का भारत छोटा दिखे। यह हमारी टेक्नोलॉजी का यूज है। ठीक है, इसलिए आपको इस टेक्नोलॉजी से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। आप देखेंगे, अभी आप देखेंगे, बिल्कुल घबराएंगे नहीं, आप तो केवल और केवल समझने की कोशिश करें। आप समझते जाएंगे तो आपको यहां से एक एक चीज क्लियर होने वाली है। देखिए, सबसे पहले तो मैं क्या देखता हूं, राजस्थान है। इस राजस्थान में यदि मैं यहां देखता हूं तो इस क्षेत्र में अरावली पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला है। यहां से देखेंगे, यहां से ये मालवा वाले क्षेत्र में हम देखेंगे मालवा का पठार है, दंडकारण्य का पठार है यहां इसके साथ। ठीक है, इसके अलावा चलो मैं प्रायद्वीपीय भारत की पहले बाउंड्री बना देता हूं कि हम पढ़ेंगे कहां कहां से। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत है, इसको हम यहां से लेकर के यहां तक पढ़ने वाले हैं। ठीक, इसके अलावा ये भी प्रायद्वीपीय भारत में शामिल होता है, मेघालय का पठार है, जिसके अंदर गारो, खासी, जयंती की पहाड़ियां भी शामिल होती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या बनाने वाला हूं वो आप समझिए। यदि ये चीज आप समझने वाले हैं तो ये प्रायद्वीपीय भारत, चलो ऐसा कर लेते हैं, प्रायद्वीपीय भारत में केवल और केवल अभी आपको इतनी सी ही बातें याद रखनी है। क्यों भाई इतनी ही बातें क्यों याद रखनी है? क्योंकि जब भी मैं आपको क्या करूंगा, अब मैं आपको एक एक प्रायद्वीपीय भारत के अंदर जो भी पठार है, पहले पठारों को पढ़ा देता हूं। ऐसा करता हूं, पहले प्रायद्वीपीय भारत में जैसे मैंने ले लिया है, सबसे पहले आज मैं शुरुआत करता हूं। चलो इसी को हम शुरुआत कर लेंगे। ये है मेघालय का पठार। इस मेघालय के पठार में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, अभी हम इतना देख लेते हैं कि मेघालय का पठार यहां स्थित है। ठीक, मेघालय के पठार में क्या अंदर स्थित है उसका कच्चा चित्र मैं अब बनाने वाला हूं इसके बाद, तो आप यहां समझ जाएंगे ये मेघालय का पठार है, तो ये प्रायद्वीपीय भारत है। आप ये समझ लीजिए, इस प्रायद्वीपीय भारत है, इसमें अब क्या क्या अध्ययन करेंगे उनको मैं इसमें भी बताऊंगा और उनका वैसे चित्र भी बनाने वाला हूं। अभी मैं सबसे पहले अध्ययन कराऊंगा आपको तो इसका कराऊंगा, और ये क्या चीज है, मेघालय का पठार। लेकिन उससे पहले उन सारी चीजों का अध्ययन कर लेते हैं जो मैंने आपसे बोली है। क्या बोली है देखिए, यही उन चीजों को देखते हैं। सबसे पहले तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला है। और मैंने आपसे क्या बोला था भैया कि ये देखिए, ये हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला है। इस प्रायद्वीपीय भारत में यदि मैं यहां से मैप बनाऊं,
इसको उत्तर दिशा मानूं, इसको दक्षिण, इसको पूर्व और इधर को पश्चिम मानूं, तो आप मुझे बताएंगे यहां प्लस यदि बना करके देखेंगे तो ये हमारा क्या है, ये अरावली है, ये उत्तर और पश्चिम में आने वाली है। तो मुझे बताइए अरावली कहां स्थित है, मुझे आप बता देंगे ये क्या है, अरावली, अरावली पर्वत श्रृंखला है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला कहां हुई, ये उत्तर दिशा हो गई ऊपर, और इधर कौन सी होगी, पश्चिम। उत्तर और पश्चिम के बीच में है, इसलिए उत्तर पश्चिम में स्थित है। प्रायद्वीप भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है या नहीं, आप मुझे बताएंगे। आप यहां देखेंगे इसके उत्तर में क्या चीज है, तो इसके उत्तर में मैंने आपको यहां गंगा के मैदान बताए थे या नहीं बताए थे, बताइए। यहां गंगा नदी आ रही है या नहीं आ रही, बताइए। अरे यहां से गंगा नदी आ रही है, याद कीजिए, गंगा नदी इधर बह रही है, तो गंगा के द्वारा निर्मित मैदान है। अब यहाँ प्लस बनाइए आप, यानी ऊपर उत्तर दिशा है, नीचे दक्षिण दिशा है, तो ये बात भी मैं आपको यहाँ लिखने वाला हूं कि प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में गंगा के मैदान स्थित हैं। क्या स्थित हैं, गंगा के मैदान, गंगा के मैदान स्थित है। दो चीजें आपको यहां से समझ में आई है, बिल्कुल मैप में समझेंगे तो ही आपको जो कॉपी में लिखेंगे वो सारी चीजें समझ में आएंगी। थर्ड नंबर पर मैं आपको क्या बताने वाला हूं, वो भी चीज आप समझेंगे। ये हो गया। इधर देखते हैं, ये है हमारा कौन सा घाट है या कौन सा तट है, ये है हमारा पश्चिमी तट और ये है हमारा पूर्वी तट। तो आप मुझे बताएंगे, अब यहां फिर से प्लस बना दीजिए, यहां प्लस बना देंगे तो ये उत्तर, ये दक्षिण, तो दक्षिण दिशा हो गई, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, तो दक्षिण और पश्चिम के बिल्कुल ये बीच में स्थित है। यहां प्लस बनाएंगे तो दक्षिण पश्चिम के बीच में आ जाएगी ये पश्चिमी घाट। तो इसका मतलब इसे पश्चिमी घाट है, ये प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है, इसे बोल दूंगा पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। सेम ऐसे ही यदि मैं बात करता हूं तो पूर्वी घाट, ये कटा पिटा है, क्यों है, कैसे है, जब मैं घाट की बात करूंगा तब इनकी चर्चा करूंगा। पूर्वी तट में क्या अंतर है, पूर्वी घाट में क्या अंतर है, कैसे कैसे हम चकरा जाते हैं, ये चर्चा अभी बाद का विषय है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक एक शब्द जो बोलता हूं बिल्कुल चयनित शब्द बोलता हूं, उनके पीछे की ज्योग्राफी अलग अलग है। समझ में आ रही है आपको, पूर्वी तट बोला है इसका मतलब अलग है, और पूर्वी घाट बोला है इसका मतलब अलग है। पश्चिमी घाट बोला है इसका मतलब अलग है, और पश्चिमी तट बोला है इसका मतलब अलग है। ठीक, यहां से विपरीत क्वेश्चन बनते हैं, सबसे ज्यादा फंसाने वाला क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो आप देखेंगे, लेकिन इनकी चर्चा कब करेंगे, जब हम तट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तट हम पढ़ेंगे तब इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे। अभी केवल जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो आपको याद रखना है। यह है पूर्वी घाट। ठीक है, तो आप मुझे अब बताएं, यदि किसी भी छात्र को, मेरे किसी भी भाई बहन को यदि वीडियो देखने में कोई समस्या आ रही है, उन्हें साफ नहीं दिख रहा है, तो उन्हें से मेरा ये करवद्य निवेदन है कि आप क्या करेंगे, अपने वीडियो लेक्चर की क्वालिटी बढ़ाएं। इस वीडियो लेक्चर की मैंने स्टैंडर्ड बिल्कुल HD में आपको क्या किया, ये वीडियो उपलब्ध करवाई है। आप समझेंगे, ये प्रायद्वीपीय भारत है, इसके उत्तर में क्या है, गंगा के मैदान, इसके उत्तर पश्चिम में क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला, और इस प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण पश्चिम में क्या है, पश्चिमी घाट स्थित है, और इसके दक्षिण पूर्व में क्या स्थित है, पूर्वी घाट स्थित है। तो पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी घाट हो गया, इधर गंगा के मैदान हो गए, इधर अरावली हो गए, और बिल्कुल यहां प्लस यदि आप बनाएंगे तो बिल्कुल पूर्व दिशा में ये क्या है, मेघालय का पठार है। मेघालय का क्या है भैया, ये पठार है, जिसमें 3 पहाड़ी है। कौन कौन सी है बताइए मुझे, गारो, खासी और जयंती की पहाड़ियां हैं। इनको क्या बोला जाता है, मेघालय का पठार। तो मेघालय पठार है, और इस मेघालय पठार को ही हम अब विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अभी 4-5 बातें लिखूंगा, वो सारी चीजें आपके समझ में आने वाली है। ठीक, यहां तक इस चित्र को बहुत आसानी से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लिखिए, दोबारा सुनिए, एक एक चीज को बिल्कुल रिलैक्स होकर सांस छोड़िए अपनी 2 बार और फिर समझिए। प्रायद्वीपीय भारत है ये ब्लैक वाला, इस प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में गंगा के मैदान स्थित है। कथन सत्य है, बिल्कुल कथन सत्य है। मैं बात करता हूं प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पश्चिम में, ये उत्तर पश्चिम दिशा में क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला स्थित है। कथन बिल्कुल सत्य है। बात करूं इस इस प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण पश्चिम में पश्चिमी घाट स्थित है। कथन बिल्कुल ही सत्य है। ठीक है, मैं बात करूं प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। कथन एकदम सत्य है। यदि पूछा जाए प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व में
अब प्रायद्वीपीय भारत में ये भी शामिल है और ये भी शामिल है, दोबारा समझना, प्रायद्वीपीय भारत में ये भी शामिल है और ये मेघालय का पठार भी इसमें भैया शामिल है। इसका मतलब ये भी तो प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, तो मेघालय का पठार है इस प्रायद्वीपीय भारत के बिल्कुल इधर कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा में स्थित है। तो मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व दिशा में स्थित है, ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। ठीक, इन्हीं चीजों को मैं यहां पर लिखने वाला हूं, तो आप समझिए क्या क्या चीज लिखने वाला हूं। इस स्लाइड को मैं आगे बढ़ा देता हूं। क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं। ठीक, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत है, ये प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है, सबसे बड़ा भौतिक विभाजन है। मैं कहूं भारत का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट भी आप मान सकते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत है, ये क्या है, सबसे बड़ा मान लीजिए, या सबसे इसको क्या मान लेते हैं, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा भौतिक विभाजन है, लिख लेते हैं प्रायद्वीपीय भारत, भारत का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा विभाजन है, सबसे बड़ा विभाजन है। ठीक, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये सबसे बड़ा क्या है भैया, भारत का सबसे बड़ा विभाजन है। इसका क्षेत्रफल कितना है मुझे बताइए, इसका क्षेत्रफल, प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्रफल, प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्रफल की यदि मैं बात करता हूं, तो प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रफल की यदि बात की जाए, इसका क्षेत्रफल, ठीक, इसका सा मतलब आप समझ जाना, किसका, प्रायद्वीपीय भारत की बात चल रही है, तो प्रायद्वीपीय भारत की बात है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग आधा है, का लगभग आधा, और लगभग आधे का मतलब समझ रहे हो 50%। यदि भारत का पूरा 100% यदि क्षेत्रफल है, तो 50% क्षेत्रफल किसका है, इस प्रायद्वीपीय भारत का होने वाला है। लगभग इसका क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग आधा है, और लगभग आधा है भारत का क्षेत्रफल, मुझे आप कमेंट करके बता देंगे कितना है, और वो कितना होगा भैया आप मुझे बताइए। भारत का क्षेत्रफल का लगभग यदि आधे में बात करता हूं, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 16 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी किलोमीटर स्क्वायर। इतना क्षेत्रफल कितना है भैया, किसका है, इस प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्रफल ये है। ठीक, तो लगभग आधा हो गया इसका क्षेत्रफल। ये दूसरी बात है, दोनों चीज है आप आसानी से मैंने आपको समझा दी है, इसमें ज्यादा समझने वाली कोई बात है ही नहीं। अब जो बातें लिखनी है वह चीजें मैं केवल और केवल यही लिखाने वाला हूं जो आप यहां पर समझ के आए हैं। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में गंगा के मैदान स्थित हैं। ठीक, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में क्या है, गंगा के मैदान स्थित हैं। लिख लीजिए, जहां लिखते हैं, देखिए प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में, इस प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में क्या है भैया मुझे बताइए, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में गंगा के मैदान क्या है, गंगा के मैदान स्थित हैं। क्या स्थित है उत्तर में, गंगा का जो मैदान है वो इस प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में स्थित है, आपने देख लिया। और आगे क्या देखेंगे, इस प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला स्थित है। ठीक, अरावली पर्वत श्रृंखला स्थित है। इस चीज को भी मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, ये ले लीजिए, यहां लिखते हैं प्रायद्वीपीय भारत के, प्रायद्वीपीय भारत के, और प्रायद्वीपीय भारत के कहां पर आप मुझे बताएंगे, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पश्चिम में। ठीक, उत्तर पश्चिम में, और उत्तर पश्चिम में क्या है आप मुझे बताएंगे, अरावली क्या स्थित है, अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली श्रृंखला स्थित है। ठीक, अरावली श्रृंखला क्या है भैया, स्थित है। ठीक, तो आप देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में तो गंगा के मैदान हो चुके हैं, और प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पश्चिम में क्या हो चुकी है, अरावली
पर्वत श्रृंखला है वो स्थित है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट देख लीजिए, इस ये हमारा जो क्या है प्रायद्वीपीय भारत है, इस प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण पश्चिम में पश्चिमी घाट है जिसे सह्याद्री पर्वत भी बोल दिया जाता है। क्यों बोल दिया जाता है अभी समझने का विषय नहीं है, आप केवल इतना याद रखिए कि इस प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण पश्चिम में पश्चिमी घाट स्थित है। ठीक, तो हम ले लेते हैं प्रायद्वीपीय भारत के, यहां लिखते हैं प्रायद्वीपीय भारत के, प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण, प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में, और दक्षिण पश्चिम में क्या स्थित है भैया, कौन सा घाट है आप मुझे बताएंगे, कौन सा है, पश्चिमी घाट स्थित है, पश्चिमी घाट स्थित है, पश्चिमी घाट स्थित है। ठीक, पश्चिमी घाट स्थित है। सेम ऐसे ही मैं लिखने वाला हूं, यहां आप चित्र में देख लीजिए कि ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है और इसके दक्षिण पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। ठीक, तो ये चीज भी आप लिख लीजिए, प्रायद्वीपीय भारत के, प्रायद्वीपीय भारत के, लिख लीजिए प्रायद्वीपीय भारत के, या भारत की कौन सी दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में, या दक्षिण पूर्व, हाँ दक्षिण पूर्व दिशा में क्या स्थित है मुझे बताइए, पूर्वी घाट स्थित है। कौन सा घाट भैया, पूर्वी घाट स्थित है, पूर्वी घाट स्थित है। ठीक, इसके अलावा कौन सी बात लिखनी है, लास्ट बात ये लिख लेते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत के बिल्कुल पूर्व में क्या स्थित है, मेघालय का पठार स्थित है। इस प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व में क्या स्थित है, मेघालय का पठार स्थित है। इस बात को भी यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत के प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व दिशा में या पूर्व में क्या स्थित है भैया मुझे बताइए, प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व में क्या स्थित है, प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व में यदि मैं बात करता हूं तो मेघालय का पठार स्थित है, मेघालय का पठार स्थित है। मेघालय का जो पठार है वो क्या है, स्थित है। ठीक है, तो ये मुझे उम्मीद है आपको एक एक चीज जो मैंने लिखाई है वो सारी मैंने आपको मैप में भी बना दी है, वो सारी चीजें आपको क्या है समझ में आने वाली है। एक एक चीज आपको क्या हुई है, यहां पर इनका निर्माण हो गया है। ठीक, तो अब आप चलेंगे, अब आप समझेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्या। गुरुजी बात हमारे थोड़ी सी इतनी सी समझ में नहीं आई है, आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी है, कैसी स्थिति क्यों बनी है कि यहां पर मालवा का पठार बन गया है। ठीक है, फिर हम देखेंगे सतपुड़ा और विंध्याचल की पहाड़ी हैं, उनके बीच में नर्मदा और ताप्ती नदी निकल गई है। ये आखिर ऐसा हुआ क्यों, पृथ्वी में आखिर ऐसी चीजें क्यों बनी है, आप जरा दो तीन चीजें समझिए। सबसे पहले क्या होता है, आप इनको एक बार समतल लेके चलें, ऐसा मान के चलें कि इस पूरे प्रायद्वीपीय भारत की भूमि एक समान है, बिल्कुल ही एक जैसे समतल है। समतल में कुछ भी हो सकता है, मिट्टी भी हो सकती है, ऐसे लगा लीजिए आप कि बिल्कुल पहाड़ी है और पहाड़ी के ऊपर मिट्टी छाई हुई है, इसका मतलब बिल्कुल प्लेन है। ऐसा हुआ होगा, एक दौर में ऐसा हुआ है कि यह प्रायद्वीपीय भारत है, बिल्कुल प्लेन था, बिल्कुल सपाट था। स्थितियां ऐसे क्यों गड़बड़ाई, स्थितियां ऐसी इसलिए गड़बड़ाई हैं क्योंकि मैं आपको जब पढ़ाने वाला हूं दक्कन का पठार, तो दक्कन का पठार जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो दक्कन के पठार में मैं आपको बिल्कुल यह स्पष्ट करने वाला हूं, जैसे यहां दक्कन का पठार है, यहां देखेंगे तो इसका ढलान हो जाएगा भैया, इधर से इधर ढलान है, इधर से इधर ढलान है और इधर से इधर ढलान है।
इस तट का तो इधर ढलान है और इससे हम देखेंगे तो इधर ढलान है। ठीक, ये बीच का भाग है, ये भाग ऐसे लगा लीजिए आप, उठा हुआ है। ठीक, तो ये भाग ऊंचा रह गया है। अब फिलहाल की मैं बात कर रहा हूं ताकि आप यहां से नदियां देखेंगे, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, वैगई, पेन्नार, कावेरी, इधर नदियां हैं, वो सारी नदियां इधर जा रही हैं। मैंने आपको बहुत विस्तार से नदियां पढ़ाई हैं, एक बार जाके देखिए इधर क्यों जा रही हैं। भाई ढलान होगा तभी तो जा रही हैं। गंगा कभी उल्टी बही है क्या? आप मुझे बताइए, कोई नदी ऐसे ढलान के ऊपर चढ़ेगी क्या? नहीं। इसका मतलब कोई नदी इधर जा रही है, इसका मतलब सीधा सीधा मैं यह कह सकता हूं कि इधर ढलान होगा तभी तो इधर जा रही है। ठीक भैया, इधर जा रही है, इसका ढलान इधर है। लेकिन मैं बात करता हूं भैया नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ज्वारी, ये नदियां कहां जा रही है? ये नदियां कहां जा रही है? ये नदियां इधर जा रही है, इसका मतलब इसका ढलान इधर भी है। ठीक भैया, ये आ गई समझ में। लेकिन गुरुजी बात ये समझ नहीं आई, ये आपने ऊपर की तरफ इधर ढलान क्यों दिया है? इसलिए दिया है, याद कीजिए चंबल नदी, याद कीजिए चंबल नदी को मैंने जब पढ़ाया है तो एमपी से निकली है और ये राजस्थान में ही है, बिल्कुल इधर से निकल रही है। निकली है, निकली है चंबल। चंबल पर कई सारी मूवियां बनी है। इसका मतलब क्या है? आपने चंबल को सुना है लेकिन उसका ढलान नहीं देखा है। आप इधर देखेंगे चंबल नदी यूं जाएगी और इधर से ही तो जाके आगे मिलती है। किसकी सहायक नदी है? यमुना की। अरे मुझे बताइए, किसकी सहायक नदी है चंबल? यमुना की। ठीक, सही है या गलत है? कमेंट करके मुझे बताएं, या आपके ऊपर छोड़ता हूं। आपने नदियां बहुत विस्तार से पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी हैं, या आपके लिए क्वेश्चन रहने वाला है। और आप ये भी बताएंगे सोन नदी और पुनपुन नदी किसकी सहायक नदियां हैं। अब इसका मतलब क्या है? ये ढलान इधर बन गया, इधर भी है और इधर भी है। आखिर ऐसा हुआ क्यों? समझ में नहीं आई बात कि आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा। आखिर ऐसा इसलिए हुआ है, थोड़ा सा मुझे 3-4 मिनट दीजिए, एकाग्रचित होकर सुनेंगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी। ऐसा इसलिए हुआ है कि एक समय में यहां पर बिल्कुल ही क्या है, समान था, पहाड़ी वाला हिस्सा था। आप ऐसे लगा लीजिए बिल्कुल पठार था, ऐसे समझ लीजिए बिल्कुल पठार था, प्लेन था, ऊपर से सारी चीजें समान थी। लेकिन इधर से जा रही है हमारी नर्मदा नदी। हाँ ठीक है, इसमें क्या हुआ है, इधर से हम देखेंगे यहां हमारा है। ठीक है, अभी मैं केवल आपको कच्चा चित्र बनाने वाला हूं। चलो ठीक है, इस चित्र के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। आगे हम क्या करेंगे, एक स्लाइड ले लेते हैं इस चीज को समझने के लिए। सबसे पहले मैं इसको इधर बना देता हूं। ठीक, इस चीज को मैं इधर बना देता हूं। ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, आप ये लगा लीजिए। ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है और ये हमारा क्या है, मेघालय का पठार है, जो प्रायद्वीपीय भारत में ही शामिल है। ठीक, आप चाहते हैं कि इसका हिस्सा थोड़ा सा ऐसे तिरछा किया जाए। क्यों किया जाए तिरछा, बताइए मुझे। क्योंकि इधर हमारी कौन सी श्रृंखला है, अरावली है। यह हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। मोटे तौर पर मैं कच्चा चित्र बनाता हूं ताकि सारी चीजें समझ में आए। अब हुआ ऐसा कि बिल्कुल प्लेन है, पहाड़ी वाला एरिया है, लेकिन ऐसा होता है कि इधर पहाड़ियां रह जाती हैं। वर्तमान की हम दृष्टि देखते हैं तो ये हमारी है विंध्याचल और इधर है हमारा सतपुड़ा। ये कौन सी पहाड़ियां हैं, विंध्याचल। ये है हमारी विंध्याचल की पहाड़ियां, विंध्याचल। ये कौन सी पहाड़ियां हमारी, सतपुड़ा। विंध्याचल की पहाड़ियां हैं और ये हमारी कौन सी पहाड़ियां हैं, सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं वो पहाड़ियां मैंने आपको यहां पर दिखा दी है। ठीक है, अब इनके बीच में कौन कौन सी नदियां निकलती हैं वो देखिए आप। यहां से वर्तमान की स्थिति बना देता हूं ताकि सारी चीजें आपको समझ में आए। यहां से नदी निकली है, ये है नर्मदा। यहां नदी बहती है वो कौन सी है, नर्मदा नदी है। और यहां जो नदी बह रही है, यहां बहती है वो है ताप्ती। कौन सी नदी है, ताप्ती नदी बहती है। ठीक है, वर्तमान की स्थिति देखिए आप। हम देखेंगे कि यहां पर एक फिर से पठार आने वाला है और ये कौन सा है, दक्कन का पठार। ये क्या है, दक्कन का पठार। ठीक है, हमने देख लिया है वर्तमान की स्थिति है। अब आप समझेंगे इनका निर्माण आखिर हुआ क्यों है। दक्कन का पठार हमने देख लिया है और दक्कन के पठार में भी मैं देख लेता हूं
दक्कन का पठार हो गया है। दक्कन के पठार के नीचे की तरफ हम देखेंगे, यहाँ एक कर्नाटक राज्य है और कर्नाटक राज्य में कर्नाटक का पठार है। कर्नाटक का क्या है, प्लेटू है, आप ये समझ लीजिए। यहां पर कर्नाटक का पठार बना हुआ है। यहां पर आप समझ लीजिए भैया कि यहां पर ये तेलंगाना है और यहां पर तेलंगाना राज्य है, तो तेलंगाना का पठार है। टीएल में टीएल का प्लेटू है, ऐसे लगा लीजिए। तेलंगाना का क्या है, पठार स्थित है। इसके अलावा यदि मैं बात करता हूं, ये हमने विंध्याचल देख लिया, सतपुड़ा हमने देख लिया है, दक्कन का पठार हमने देख लिया है, इसके अलावा कर्नाटक का देख लिया है, इसके अलावा हमने ये तेलंगाना का पठार हमने देख लिया है। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, यहां है हमारा एक झारखंड में छोटा नागपुर का पठार। यहां झारखंड है और झारखंड में है छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर क्या चीज है, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर, तो छोटा नागपुर का पठार है। और नीचे है दंडकारण्य क्षेत्र है। यहां पर क्या है, दंडकारण्य क्षेत्र है, ठीक, यानी दंडकारण्य का पठार है, आप ऐसे लगा लीजिए। यह है दंडकारण्य पठार, दंडकारण्य पठार, ये दंडकारण्य पठार है। और इधर मैं देख लेता हूं भैया, इस चीज को भी आप समझिए, यह है किसका, गारो खासी जयंती की पहाड़ियां हैं, यह है मेघालय का पठार, मेघालय का पठार। इसे शिलोंग का पठार क्यों कहते हैं, आगे आपको बताने वाला हूं। वर्तमान की स्थिति यह है। अब आप समझिए, क्या समझने वाले हैं आप, ये समझेंगे यहां से गोदावरी नदी जा रही है, कृष्णा नदी जा रही है। अब ये भी समझ लीजिए। चलो साथ में, जब मैंने आपको वादा किया था कि आपको जब भी चित्र बनाऊंगा ऐसा चित्र बनाऊंगा कि सारी चीजें उसमें आपको दिखने वाली हैं। ये देखिए गोदावरी, कृष्णा नदी इनके बिल्कुल बीच में होके बहती है, यानी इन पठारों को बीच में तोड़ते हुए बहती है, तोड़ते हुए बहती है। बात समझ में नहीं आई, समझेंगे आप। अभी आप ये मान के चलिए, वर्तमान की स्थिति आज 2024 की स्थिति ये है। तो एक समय स्थिति ऐसी थी कि बिल्कुल प्लेन था, सब कुछ एक जैसा था। लेकिन क्या हुआ, आप सोचिए, ये हिमालय और जो ये विंध्याचल है, सतपुड़ा है, दक्कन का पठार है, ये बिल्कुल एक जैसा समान था, बिल्कुल प्लेन था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि यहां से जब नर्मदा नदी जा रही है, 1 साल 2 साल 5 साल 100 साल 1000 साल 10,000 साल लाख साल, इतने सालों के बाद बहने के बाद क्या किया है इसने, ये अपने साथ जो भी ये पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों के ऊपर से जब बह रही है, लगातार बह रही है, तो उनका उसने क्या किया है, चट्टानों का कटाव किया है। और चट्टानों का कटाव किया है, इसका मतलब वो जो समतल पहाड़ी थी, अब उस समतल पहाड़ी के बीच में, उस समतल पहाड़ी के बीच में क्या बन गई है, दरार बन गई है। और ये भाग तो नीचे हो गया है जहां से नदी जा रही है, और ऊपर वाला हिस्सा है ये बिल्कुल ही समान है। अब आप देखिए, ये हिस्सा बिल्कुल समान है, लेकिन जहां से नदी जा रही है वो हिस्सा धीरे 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 बहुत नीचा होता चला गया है। और हम देखेंगे कि यहां पर भ्रंश घाटियों का निर्माण हो गया है, और इन घाटियों में होकर को हमको नर्मदा नदी और ताप्ती नदी बहती हुई दिखाई देती है। और जब यहां से ये दो नदियां इधर से बह गई हैं, ये हिस्सा इधर का कट गया है, इधर का कट गया है, तो ये भाग ऊंचा रह गया। और ये जब ऊंचा रह गया है तो इसी को हमने क्या नाम दे दिया, सतपुड़ा। इसी को क्या नाम दे दिया हमने, सतपुड़ा नाम दे दिया है। इसके अलावा सेम ऐसे ही मैं बात करूं, यहां से ताप्ती नदी जा रही है, इधर से मांडवी, ज्वारी, कई सारी नदियां जा रही हैं, वो नदियां भी जा रही हैं। जब वो इधर से जा रही है, ये इधर से जा रही है, यहां भी नीचे, ये यहां भी कटाव हो चुका है, दरार हो गई है, और यहां भी दरार हो गई है, यानी ये भाग तो नीचे हो गए और ये भाग ऊपर उठा हुआ रह गया है, और ऊपर उठा हुआ रह गया है, तो हमने क्या नाम दे दिया, दक्कन का पठार। ऐसे ही इन क्षेत्रों का निर्माण हुआ है। हम प्रायद्वीपीय भारत में कई सारी नदियां हैं, पर मैंने जो महत्वपूर्ण नदियां हैं वो तो आपको पता ही है, इधर भी जा रही हैं, इधर भी जा रही हैं, और उन नदियों के कारण कटाव हुआ है। कटाव होने के कारण जो अपर्दन के कारण क्या हुआ है, ये चट्टानों का भाग है, अपर्दन के कारण जो जहां से नदियां बह रही हैं, लगातार समय से बह रही हैं, वो हिस्सा तो नीचे हो गया है, बाकी का हिस्सा एज इट इज है, बिल्कुल ऐसे ही है। और ऐसे ही है, मतलब अब कटाव ज्यादा जा रहा है, तो हम नीचे से देखेंगे तो वो एज इट इज वाला हिस्सा अपन को ऐसे दिखने वाला है कि यहाँ तो पठार था या पहाड़ी थी, ठीक है। तो बिल्कुल आप समझेंगे प्रायद्वीपीय भारत एक समय पे बिल्कुल समान होगा, आप ऐसे समझिए। लेकिन क्या हुआ, लगातार कटाव अपर्दन की क्रिया के कारण विभिन्न प्रकार के यहाँ पर पठार देखने को मिल जाते हैं, और यही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। मजा आया या नहीं आया, आप बताइए मुझे। अब आप समझेंगे
प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है मेघालय का पठार, लेकिन ये एक चीज के द्वारा अलग है और वो गैप है। वो गैप क्या है? मालदा गैप। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा गैप है भैया? यहां से आपको ये याद रखना है, मालदा गैप। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मालदा गैप क्या चीज है। तो मालदा गैप क्या है? प्रायद्वीपीय भारत को मेघालय के पठार से अलग करने वाली एक दरारनुमा संरचना है, जिसे मालदा गैप कहा जाता है। अब हम क्या कर लेते हैं, अब आप समझिए। और भी आप देखिए, यहां मैं मालवा का पठार आपको पढ़ाने वाला हूं। ये क्या है? मालवा पठार। मालवा पठार। और इस मालवा के पठार में मैं आपको पानी पीता हूं, एक सेकंड दीजिए मुझे। यहां देखेंगे तो ये और ये है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार। और ये है बघेलखंड का पठार। ये है बघेलखंड का पठार। तो आप देखेंगे इतनी सारी चीजें हम किस में पढ़ने वाले हैं? प्रायद्वीपीय भारत में पढ़ने वाले हैं। बताइए मुझे आप, इतना डिटेल में आज तक आपने प्रायद्वीपीय भारत पढ़ा है क्या? इतनी डिटेल से। सबसे पहले मैं क्या शुरुआत करूंगा? मेघालय का पठार। बिल्कुल मेघालय का पठार शुरुआत करूंगा। जितनी भी चीजें हैं मेघालय के पठार की, मैप में भी दिखाऊंगा मेघालय का पठार कहां है, और मेघालय के पठार की जितनी भी चीजें हैं वो आपको यहां भी बताने वाला हूं। सेम ऐसे ही विंध्याचल उठाऊंगा, सतपुड़ा उठाऊंगा, दक्कन का पठार उठाऊंगा, कर्नाटक का उठाऊंगा, तेलंगाना का पठार उठाऊंगा, दंडकारण्य क्षेत्र पढ़ाऊंगा, छोटा नागपुर जो झारखंड में है इसको उठाऊंगा, बुंदेलखंड को उठाऊंगा, बघेलखंड को उठाऊंगा, मालवा का पठार उठाऊंगा। इनकी क्या क्या विशेषता है। और याद कीजिए, मैंने आपसे ये विश्वास दिलाया था, आपको तो याद रहता है या नहीं रहता है? आप कमेंट करके कुछ बताते ही नहीं है, लेकिन मेरे से आप पूछिए। मैंने आपको यह वादा किया था कि जब भी खनिज आएंगी, जितनी भी ऊर्जा आएंगी, जितनी भी चीज आएंगी, वो सारी चीजें मैं आपकी प्रायद्वीपीय भारत में पुनः रिवीजन आपका करा दूंगा, पुनः उनको रिवाइज करा दूंगा। वो समय आ चुका है और मैं आपको यही बता के चलूंगा कि मेघालय है, अभी से याद कर लीजिए, मेघालय है। चलो यहां बता देता हूं, छोटा नागपुर का पठार झारखंड है, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, करणपुरा, चारों स्थान यही स्थित हैं और इसी के अंदर हम देखेंगे जहां से कोयला निकलता है। ठीक, अब मेघालय पढ़ाऊंगा तो मेघालय में भी एक स्थान है जहां से कुछ निकलता है। तब तक याद कर लीजिए, 1-2 मिनट का समय है। अब हम शुरुआत करते हैं मेघालय के पठार की। ठीक, तो प्रायद्वीपीय भारत में हम शुरुआत करते हैं मेघालय के पठार की। कैसा रहेगा आप बताइए मुझे, मेघालय के पठार की शुरुआत करके? ठीक, बढ़िया रहेगा। तो मेघालय के पठार की शुरुआत कर देते हैं। आप समझिए मेघालय के पठार में आखिर है क्या चीज। ठीक, तो पहले नंबर पर हम लेते हैं, वो लेते हैं मेघालय का पठार। मैं लेता हूं सबसे पहले मेघालय का पठार। मेघालय का पठार, मेघालय का पठार है क्या? आप मुझे बताएंगे मैप में है कहां? ये ना मेघालय का पठार, देखिए मैप में आपने देख लिया है, समझने का कोई विषय ही नहीं है। ये मेघालय राज्य है और मेघालय राज्य के अंदर मेघालय हो गया है, तो मेघालय राज्य के अंदर ही जो पठार है इसे मेघालय का पठार है। आप मैप में समझ गए। अंदर की क्या चीज है वो मैं आपको यहां बताने वाला हूं, वो आपको यही समझनी है। सबसे पहले मेघालय के पठार का मैं चित्र आपको बताता हूं। आखिर मेघालय का पठार है कैसा, दिखता कैसा है मेघालय का पठार, हमको वो चीज आप समझेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे ये मेघालय का पठार है, ये पूरा मेघालय राज्य है, इसके अंदर मेघालय का पठार है। इस मेघालय के पठार के अंदर 3 पहाड़ियां हैं। कितनी पहाड़ियां हैं? 3 पहाड़ियां स्थित हैं। और तीनों पहाड़ियां किस प्रकार हैं? वो इस प्रकार हैं। यह है गारो की पहाड़ी, इसके अलावा ये है हमारी खासी की पहाड़ियां, और इसके अलावा ये है फिर से हमारी जयंती की पहाड़ियां। तो गारो लिख देता हूं, खासी और जयंतियां। जयंती, गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी और जयंती पहाड़ी। ठीक,
ये देखिए मेघालय के अंदर 3 स्थान है, गारो, खासी, जयंती की पहाड़ी। शुरुआत करने से पहले आपको आवाज दिला देता हूं कि आप कैसे पढ़ते हैं। आप कैसे पढ़ते हैं मुझे बताइए। आपने जो फैक्ट रटे हैं वो मैंने भी रट रखे हैं, लेकिन मैंने समझ के उनको देखा है, आपने वो सीधे रट रखे। क्या है आप देखिए कैसे कैसे आज तक जब मैंने इनको सारे क्वेश्चंस देखे हैं, लगभग लगभग मैंने 2-3 हजार जब क्वेश्चंस देखे हैं ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर में आए हुए, उनमें मैंने मोटे मोटे तौर पर जो ज्यादातर क्वेश्चन मुझे मिले हैं इस मेघालय के पठार से, वो कौन से हैं वो आप देखिए। मैंने सबसे ज्यादा तौर पर यह क्वेश्चन पाया है कि मेघालय के पठार में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, बताइए। मौसिनराम है। और वो मौसिनराम कहां स्थित है, आप पढ़ देते हैं मेघालय के पठार में स्थित है। लेकिन मैं आपको फंसाता हूं, और कैसे फंसाऊंगा, ट्रेंड बदल चुका है, ये तो बच्चे बच्चे ने रट लिया है। आप मुझे बताएंगे कि विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है जिसका नाम है मौसिनराम है, आप मुझे बताएंगे वो मेघालय के पठार में कहां स्थित है, गारो की पहाड़ियों में, खासी की पहाड़ियों में, या जयंती की पहाड़ियों में कहां स्थित है, मुझे बताएंगे। ठीक, आप मुझे यह भी बताने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं, आप मुझे यह भी बताएंगे कि मेघालय के पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। हो सकता है आपने रट रखा है, और बेशक सबने रट रखा है। आप कहेंगे शिलोंग जो चोटी है वो इस मेघालय के पठार की सर्वोच्च चोटी है। लेकिन मैं आपको फंसाने वाला हूं। क्या फंसाने वाला हूं, मैं आपसे यह क्वेश्चन पूछता हूं कि मेघालय के पठार की सर्वोच्च चोटी शिलोंग है, लेकिन वो कहां स्थित है, गारो की पहाड़ियों पर, खासी की पहाड़ियों पर, या जयंती की पहाड़ी पर, बताइए मुझे। आजकल एग्जामिनर बहुत तेज हो चुका है। कथन कारण में जो आप रट के गए हैं, याद करके गए हैं, वो तो एग्जामिनर क्वेश्चन में ही दे देता है। ठीक, पूछता आपसे नेक्स्ट लेवल पे, तो हमारी तैयारी ऐसी ही होनी चाहिए नेक्स्ट लेवल की। आगे क्या है, आगे आप देखेंगे। इसके अलावा हमसे पूछ लिया कि गारो की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, आप मुझे बताएं। ये सारे क्वेश्चन मैंने देखे हैं, फिर आपसे आने पर कहता हूं सारे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, पूरे इंडिया के किसी न किसी स्टेट के एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए मुझे याद है। और अगला क्वेश्चन क्या देखा मैंने तो यहां तक एक क्वेश्चन देखा था, शायद किसी स्टेट की पीसीएस एग्जाम का एक क्वेश्चन था, और क्या था, एग्जाम बड़ा ही खतरनाक था, ये क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक था। आखिर इतना डिटेल में मुझे क्यों पढ़ना पड़ा, उसके पीछे रीजन ही यही था। वहां क्वेश्चन पूछ लिया था कि मेघालय के पठार में पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर इन पहाड़ियों का क्रम कौन सा है, आप बता दीजिए। तो लोग करके आ गए थे गारो, खासी और जयंती, क्योंकि रटी तो यही थी, गारो की पहाड़ी, खासी की पहाड़ी और जयंती की पहाड़ी। लेकिन वहां पर उल्टा हो गया, पूर्व से पश्चिम दिशा में देखेंगे तो जयंती की पहाड़ी, खासी की पहाड़ी और गारो की पहाड़ी। यहां पर एग्जामिनर ने हमको फंसा दिया है। क्यों? क्योंकि हमने कभी चित्र देखा ही नहीं, हमने कभी ये देखा ही नहीं कि मेघालय का पठार आखिर बनता कैसे है। तो ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। लगभग लगभग समय हमारा 1 घंटे की क्लास होने वाली है। तो मेरा मानना यह है कि इस मेघालय के पठार को मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूं, लेकिन इसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो मैं आपको इसी क्लास में सुना दूं, ताकि आपको आने के बाद ऐसा नहीं लगे कि क्लास हमारी बहुत पुरानी हो चुकी। ठीक है, तो आप इन चीजों को यदि समझेंगे तो आपको एक एक चीज यहां से समझ में आने वाली है। अभी भी आपको विश्वास नहीं है तो अपने दोस्तों से पूछिए, आपके कोचिंग संस्थान के नोट्स आप उठाइए और आप तुलना कीजिए, आप हमको फिर से बेहतर पाएंगे। ठीक, ये मेरा आपसे वादा है। तो हम देखते हैं एक बार इसी क्लास में इस मेघालय के पठार को तो समेट लेते हैं, क्योंकि क्लासेस बहुत लंबी हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, क्लास लंबी हो रही है, लेकिन आपको यहाँ पर जो भी चीजें मिल रही हैं सारी प्रमाणिक मिल रही हैं, बिल्कुल सारी। जितनी भी हमारी एनसीईआरटी हुई, जितने भी बोर्ड हैं, सबकी एनसीईआरटी सबका निचोड़ है ये। ठीक, ये चित्र जो बना रहे हैं, ये चित्र बहुत ही काम के चित्र हैं, तो आप इनको बिल्कुल ऐसे नहीं लें हल्के में। ठीक है, हम देखेंगे मेघालय का पठार। मेघालय का पठार का मैं आपको एक बार चित्र बना देता हूं। देखिए, ये मेघालय का पठार है। ठीक, इस मेघालय के पठार में हम क्या देखने वाले हैं, 3 पहाड़ियां हैं। गारो की पहाड़ियां, ठीक है, इसके बाद खासी की पहाड़ियां, और इसके बाद है जयंती की पहाड़ियां। ठीक, यहां लिख देता हूं गारो,
खांसी और जयंती। ठीक, गारो पहाड़ी, खांसी पहाड़ी और जयंती पहाड़ी, ये पहाड़ियां हो गई हैं। अब इन पहाड़ियों में हम देखते हैं गारो की पहाड़ियां हैं, इस पर क्या चीज आपको देखने को मिलती है। गारो की पहाड़ियां हैं, इस पर ऐसी कौन सी चीज है जो हमें देखने को मिलती है और बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है, वो क्या चीज है, ये सारी चीजें हैं हम देखते हैं। यहां पर गारो की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी की यदि मैं बात करता हूं तो यहां पर एक सर्वोच्च चोटी है जिसका नाम है नोकरेक। क्या है? नोकरेक पर्वत चोटी है। आपको केवल याद रखनी है लंबाई, आपको याद, इसकी ऊंचाई याद नहीं रखनी है। 1412 इसकी मीटर क्या है, ऊंचाई है, जो आपको याद नहीं रखनी है। केवल क्वेश्चन आ सकता है तो यही पूछा जाएगा, गारो पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो नोकरेक पर्वत चोटी है। यही नोकरेक के नाम से ही एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम क्या है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। गुरुजी ये क्या होता है? बिल्कुल टेंशन मत कीजिए, बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय पार्क कौन कौन से हैं, अभ्यारण्य कहां कहां स्थित हैं, इसके अलावा जितनी भी सारी चीजें हैं, ये पूरा एक टॉपिक है। पूरा टॉपिक यदि आप चाहेंगे कमेंट करके बताएंगे तो पूरा आपको बता दिया जाएंगे। 18 हमारे कुछ समय पहले तक क्या थे, हमारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व थे। फिलहाल में कितने, कमेंट करके मुझे बताएं। ठीक, आपके लिए मैं क्वेश्चन देता जाऊंगा ताकि आप मृत अवस्था में नहीं रहे। ठीक है, सुन्न हो जाते हैं आप पढ़ते पढ़ते, मुझे पता है। अब आप देखेंगे गारो की पहाड़ियां हो गई, यहां खांसी की पहाड़ियां हैं, और इन खांसी की पहाड़ियों पर क्या है मुझे बताइए आप, खांसी की पहाड़ियों पर क्या स्थित है? खांसी की पहाड़ियों पर एक तो यहां पर दो स्थान स्थित हैं, एक तो कुछ समय पहले तक, कुछ समय तक पहले तक, और एक फिलहाल में। क्या भैया समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी? विश्व में सर्वाधिक वर्तमान में जो वर्षा होती है वो होती है मौसिनराम में, और वो मौसिनराम कहां स्थित है, खांसी की पहाड़ियों पर स्थित है। बस आपको ये याद रखना है। लेकिन कुछ समय पहले तक, इस मौसिनराम से पहले सर्वाधिक विश्व में यदि कहीं वर्षा होती थी एक साल के अंदर, तो वो कहां होती थी, चेरापूंजी में होती थी। ये भी कहीं दूर नहीं है, इन खांसी की पहाड़ियों पर ही स्थित है। इसलिए ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है कि विश्व में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो मासिनराम स्थित है। और ये मासिनराम कहां स्थित है, मेघालय के पठार में। आपने याद किया है, अब याद कीजिए, मेघालय के पठार के अंदर खांसी की पहाड़ियों में स्थित है। और कितनी वर्षा होती है, लगभग 1100 से 1300 किलोमीटर, 1100 से 1300 किलोमीटर नहीं, सॉरी, 1100 से 1300 सेंटीमीटर। ये बरसात को मापने की एक इकाई है वर्षा की। ठीक है, सेंटीमीटर क्या होती है, वर्षा होती है। कहां, मौसिनराम में होती है। इससे पहले कहां होती थी, चेरापूंजी में होती थी। इसके अलावा मैं जयंती की, हाँ, इस खांसी की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है मुझे बताइए, शिलोंग है। कौन सी है, खांसी की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, शिलोंग पर्वत चोटी मानी गई है। शिलोंग पर्वत चोटी है जो इन खांसी के पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है, जिसका नाम क्या है, शिलोंग। इसका नाम क्या है, शिलोंग पर्वत चोटी, शिलोंग पर्वत चोटी है। ठीक, इसकी हाइट यदि पूछ ली जाए तो आपको याद रखना है 1965। कितनी है, 1965 मीटर इसकी क्या है, चोटी है, जो शिलोंग पर्वत चोटी है। ये हमको बिल्कुल याद रख लेनी है। ठीक, इसके अलावा अपन को क्या याद रखनी है, इन जयंतियों के पहाड़ियों पर मैंने आपको पहले ही पिछली क्लासों में बता दिया था कि यहां पर क्या पाया जाता है भैया, वो मुझे बताइए आप। यहां पर पाया जाता है, यहां पर विश्व की सर्वाधिक सर्वाधिक एंटीबायोटिक हल्दी उगती है। कौन सी है, लक्काडोंग हल्दी पाई जाती है, जो विश्व की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा काम में आने वाली हल्दी है। दवाइयों में भी इसका यूज होता है, वो है लक्काडोंग हल्दी। इसलिए कभी भी आपको यदि चाहें आप कि हमें बिल्कुल जो मसाले हैं आपके घर में एकदम प्योर होने चाहिए, और आप चाहें तो हल्दी, यदि आप उत्तम किस्म की हल्दी चाहें तो आप कहां से मंगा सकते हैं भैया, इन जयंती की पहाड़ियों से आप हल्दी मंगा सकते हैं, जिसमें
जिसका नाम है लक्काडोंग हल्दी, जिसमें सर्वाधिक करक्यूमिन की मात्रा पाई जाती है। न केवल भारत में अपितु संपूर्ण विश्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हल्दी है। ठीक है, जो कहां पाई जाती है, इन जयंती की पहाड़ियों पर पाई जाती है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर लक्काडोंग हल्दी। लक्काडोंग क्या है, हल्दी है, और सर्वाधिक करक्यूमिन है इसमें, सर्वाधिक करक्यूमिन, सर्वाधिक करक्यूमिन की मात्रा। ठीक, इतनी चीजें आपने देखी हैं। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको यहीं पर ऐड कर देता हूं। वो कौन सी चीज है वो भी आप यहां पर देखने वाले हैं भैया। वो कौन सी चीज है वो भी आप देख ही लीजिए। मैं यहां बता देता हूं, ये जो पठार है ये मैंने आपको यहां पर दिखाई दिया है। चलो ठीक है, मालदा गैप की बात कर रहा हूं मैं। ये मेघालय का जो पठार है, इससे प्रायद्वीपीय भारत से मालदा गैप के द्वारा अलग होता है। ये सारी चीजें हैं, मैंने आपको फिर से बता दी है। एक चीज है जो मैं आपको अगली क्लास में बताने वाला हूं, आपके लिए छोड़ता हूं। मुझे आप बताइए, गारो की पहाड़ी है, इनकी ऊंचाई मैंने बिल्कुल ऐसे बनाई है, चोटियां इसमें दिख रही हैं, लेकिन खासी की पहाड़ियां हैं ये ऊपर से बिल्कुल प्लेन क्यों है? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे मैंने इनको एकदम प्लेन क्यों बनाया है, जयंती की पहाड़ियों को तो नहीं बनाया है, इनको एकदम ऐसे समान क्यों बना दिया है। ये मैं क्वेश्चन छोड़ता हूं अगली क्लास के लिए। क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने समझा इसको यहां दिया है मेघालय के पठार को। इसको मैं आगे आपको क्या करूंगा, लिखा अगली क्लास में लिखते हैं, वो मेघालय के पठार को यहीं से लिखते हैं और यहीं से शुरुआत करते हैं। पुनः मैं आप सभी से यह आग्रह करता हूं, आपके छोटे बड़े जो भी भाई बहन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और कंपटीशन आजकल ऐसा है, किसी भी एग्जाम में ऐसी कोई एग्जाम ही नहीं है जहां ज्योग्राफी नहीं आती है। आपको लगा है कि हमारे कंटेंट में दम है, हम मेहनत कर रहे हैं लगातार, हम आपके विश्वास पर खरे उतर रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, इस चैनल को खुद लाइक सब्सक्राइब तो करें, लेकिन उन दोस्तों उन जरूरतमंदों के पास अवश्य पहुंचाएं जिनको इनकी महती आवश्यकता है। ठीक है, तो आप सभी से ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपने नोट्स तैयार कर रहे होंगे, सारी चीजें आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रही होंगी, और एक एक चीज यदि आपको कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ कि एक एक चीज आपको सारी यहां से समझ में आने वाली है, बहुत ही हंसी खुशी और उम्मीदों के साथ आप पढ़ रहे होंगे, आपको निश्चित ही भगवान करे सफलता मिले, आपके जीवन में उल्लास फैलता रहे, आप एकदम हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। लोग क्या कहते हैं इन सारी चीजों को आप बिल्कुल इग्नोर करें, क्योंकि लोगों का काम तो है कहना, और आपको बिल्कुल लोगों की बातें नहीं सुननी है, आपको बिल्कुल तटस्थ हो जाना है जीवन में। चाहे कोई कुछ भी कहे, आप मस्त रहने वाले हैं, तंदुरुस्त रहने वाले हैं, क्योंकि कहीं और के नहीं, आप हमारे साथी हैं, आप सरल भूगोल के साथी हैं, एक जिम्मेदार नागरिक हैं। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं, मेरा पूरा साथ देंगे, पूरा समर्थन देंगे, लोगों के साथ शेयर करेंगे, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे, मैं भी आपके लिए बेहतरीन मेहनत करता रहूं। इसी उम्मीद इसी आशा के साथ कि मैं आपको समझा पाने में बहुत ही सफल रहा हूंगा। बस इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। बिल्कुल नहीं भूलिएगा, रात को 8 बजे बिल्कुल तैयार रहिएगा, अलार्म लगा लीजिए आप बिल्कुल 8 बजे का कि क्लास आने वाली है सरल भूगोल चैनल पर, और आप लाइव देखने की कोशिश करें ताकि आपके कमेंट में पढ़ सकूं और तुरंत आपके उत्तर दे सकूं। ठीक, तो मिलते हैं कल फिक्स रात के 8 बजे। तब तक इंतजार करते रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।